साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र मेरे पास मैसेज करते रहते थे, कमेंट करते रहते थे कि सर आपकी जॉब कौन सी है, आपने अपनी जॉब की तैयारी कैसे की थी, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, आपने कोचिंग कहाँ की थी, क्या आप केवल रेलवे की तैयारी किए थे या किसी अन्य की भी तैयारी किए थे, और आपका जो फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है उसकी हमें जानकारी दीजिए। आप कितने घंटे पढ़ाई किए थे, हमको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उन सभी की आज इस वीडियो में हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। और आज ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है जो मैं आपको पूरी अपनी कंप्लीट डिटेल, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। हालांकि हो सकता है वीडियो लंबा हो, तो आप वीडियो पे मतलब बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि भी आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है और जो ग्रुप डी के अभी फॉर्म चल रहे हैं और ग्रुप डी की बाद में एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपको उससे एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से अपनी रेलवे में एक सरकारी नौकरी पक्की कर सकते हो। इसलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने 2017 में कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दिया था। मतलब जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में जो सेकंड ईयर में जो एडमिशन लिया था, बीए मैंने आर्ट्स से बीए किया था, ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो जैसे मैं पहले शुरू में नया नया था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसकी तैयारी करूं। तो मैं जैसे ही कहीं मतलब मैं शुरू में सवाई माधोपुर पढ़ने गया था, मतलब राजस्थान में पढ़ते हैं सवाई माधोपुर। वहाँ पे मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। तो नॉर्मल वहाँ पे मैं कभी कोचिंग जाता था, कभी नहीं जाता था, बुक्स वगैरह लेके आता था, लेकिन इतना कुछ समझ नहीं आता था। केवल वहाँ पे उस कोचिंग में मेरे को रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो समझ आई थी हल्की हल्की। ऐसा नहीं है कि जैसे आज ही मैंने तैयारी शुरू कर दी और आज ही मैं काफ़ी मतलब पूरी अच्छे से मेरी कंप्लीट तैयारी हो गई थी, ऐसा नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं गंगापुर पढ़ने गया। फिर वहाँ गंगापुर पढ़ने गया तो मतलब शुरू में रहता है ना कि जब अपने को कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है, मोटिवेट करने वाला नहीं मिलता है, एक सही राह दिखाने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम इतना सोशल मीडिया का इतना क्रेज भी नहीं था। तो हमें ये भी मालूम नहीं था कि तैयारी कैसे करे, कहाँ से करे, कोई बताने वाला भी नहीं था। इसलिए वैसे नॉर्मली कोचिंग जाते, रूम पे कुछ आधा घंटा 2 घंटा पढ़ लेते थे। लेकिन फिर मैं 2018 में जो एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की जो भर्ती आई थी 2018 वाली, उसमें मैं चला गया था फिर जयपुर रहने। फिर वहाँ पे मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन वहाँ भी मैंने मैथ की कोचिंग ज्वाइन की थी। और गंगापुर जो सवाई माधोपुर में पढ़ा, वहाँ भी केवल मैंने मैथ रीजनिंग की कोचिंग ज्वाइन की थी। जैसे ही मैं जयपुर आ गया फिर 2018 में, तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा मतलब एक माहौल मिला मेरे को कि आसपास जो छात्र थे वो भी पढ़ने वाले थे, उनके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस भी करते थे। फिर 2018 में आते आते मेरे को लगा कि यार वाकई में अपने को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और एक सरकारी नौकरी अपने को ले लेनी चाहिए। तो फिर मैं धीरे धीरे मतलब वहाँ पे पढ़ता गया। मतलब जैसे कोचिंग जाते थे, रूम पे पहले तो 2-4 घंटे पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे मैंने रूटीन बनाना शुरू किया। तो फिर इतनी, हालांकि मेरी इतनी तैयारी नहीं थी इतनी खास, लेकिन हाँ मैं शुरू में तैयारी कराई था। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था एलपी टेक्नीशियन का। तो एलपी टेक्नीशियन सीबीटी फर्स्ट मेरा क्लियर हो गया था। फिर सीबीटी 2 के लिए मेरा नंबर भी आया था, सीबीटी 2 के लिए मैं क्वालिफाई था। फिर सीबीटी 2 का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था एलपी टेक्नीशियन का। उसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 पेपर होते हैं, तो जिससे कट ऑफ निकलती थी उसमें तो मेरे अच्छे मार्क्स थे। लेकिन सीबीटी 2 का पार्ट बी जो ट्रेड वाला पोर्शन होता है, अपनी थ्योरी का जो पेपर होता है, उसमें मैं कुछ मार्क्स से मतलब फेल हो गया था। उस टाइम मेरे को काफ़ी बुरा फील हुआ कि मैंने तैयारी भी की थी। हाँ, हालांकि इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी होता है ना कि अपन सीबीटी 2 में जाके एक पेपर में अगर जैसे जो मेरिट निकाली जाती थी उस पे तो मेरा पेपर क्लियर था, लेकिन जो पोर्शन था क्वालिफाइड नेचर वाला जो थ्योरी का पेपर था उसमें मैं फेल हो गया था। तो काफ़ी बुरा लगा उस टाइम मेरे को कि नहीं, मेरे को जॉब नहीं मिली, मतलब कोई नहीं है इस दुनिया में, ना जाने ये वो, न जाने इतनी नेगेटिव थिंकिंग आई। लेकिन फिर उसके बाद में 2019 में
आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई। फिर मैंने ठान लिया था कि इस वैकेंसी में तो कैसे भी करके एक सीट अपने को निकाल लेनी है, कैसे भी करके एक सीट निकालनी है। फिर मैं बुक्स पढ़ा था, जो बुक्स पढ़ता था मैं जीके और साइंस के लिए तो लूसेंट बुक पढ़ता था। देखिए, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं तो वह जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि वो जो लूसेंट की जीके और साइंस आती है ना, वो एक बेसिक से लेके एक हाई लेवल तक उसकी जीके और साइंस उसमें देखने को मिल जाती है। मैं जीके और साइंस के लिए लूसेंट पढ़ता था। रीजनिंग के लिए तो एक हमारे राजस्थान में चलती है रामनिवास माथुरिया की बुक्स, वह मैं उसको पढ़ता था रीजनिंग, क्योंकि उसमें हर चैप्टर के आगे बिल्कुल पूरा जितना भी बेसिक चीज़ें जो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, तो वह सभी उस बुक्स में दी गई थी। और मैथ्स के लिए तो पहले उस टाइम तो एक चलती थी आर.एस. अग्रवाल की, लेकिन अब उसका क्या पता है पैटर्न थोड़ा पुराना टाइप का हो गया उसका। तो आप मैथ का कोई सा भी बुक्स ले सकते हो अपने हिसाब से। मैथ में तो यही है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और रीजनिंग में भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर आगे चलते हैं। जैसे फिर मैंने 2019 में एक अभिनंदन सर हैं जो पहले एग्जामपुर में पढ़ाते थे, अब एसएससी अड्डा पे पढ़ाते हैं, लेकिन पहले मैं उनका केवल यूट्यूब पे देखता था। यूट्यूब पे उनकी एक क्लास चलती थी सुपर 30 नाम से। तो उसमें होता ऐसे था, जैसे मैंने लगभग बेसिक तो अपना क्लियर कर ही लिया था मैथ का, लेकिन उसमें जैसे वो जो हर क्लास चलाते थे ना, उसमें वो मिक्स क्वेश्चन करवाते थे कि एक एवरेज का हो गया, एक प्रतिशत का हो गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, एक एडवांस मैथ में 2D 3D का क्वेश्चन हो गया। और जैसे 5 दिनों पहले किसी एसएससी सीजीएल की या कोई रेलवे की अगर कोई एग्जाम हुई या एसएससी एमटीएस की हुई, 10+2 की हुई, तो उन सभी के क्वेश्चनों को वो उस क्लास में सोल्व करवाते थे। तो एक बना रहता है ना कि जैसे अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़े हुए अपने को 20 दिन हो गए, तो अपन उसके क्वेश्चनों को भूल जाते हैं। तो वो क्लास थी, तो उसमें ऐसा था कि उसके 1-2 क्वेश्चन उसके थे, 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से होते थे। ये जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी थी 2019 में आई थी। फिर 2020 में कोरोना गया था, तो फिर हम जयपुर से गांव में रहने को चले गए थे। फिर हालांकि हमारी वहाँ पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुई थी, लेकिन हम कभी कभी बीच बीच में वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन फिर 2020 के बाद में वापस हम जयपुर आए कोरोना निकलने के बाद। फिर जो 2021 में सीबीटी फर्स्ट एग्जाम लगी थी, तो उसमें ऐसा था, जैसे मेरा पढ़ने का रूटीन था कि जैसे मैं सुबह उठता था, सुबह उठ गया मैं 6 बजे उठ गया, फिर उठते ही बढ़िया मतलब नहा धो के फ्रेश होके चाय पी के फिर डायरेक्ट मैं लाइब्रेरी जाता था। लगभग 7-7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। फिर 7:30 से मैं 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 4 घंटे लाइब्रेरी पढ़ता था। और फिर वापस रूम पे आता था, फिर खाना खाता था, फिर थोड़ा सो लेता था। फिर सोने के बाद में वापस मैं 4 बजे वापस लाइब्रेरी चला जाता था। फिर मैं 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 घंटे फिर लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो मतलब कहने का ये है कि मैं जैसे कुल टोटल घंटे पढ़ता था 10 घंटे। अब 10 घंटे में मैं कम से कम 3 घंटे की मैं क्लास भी लेता था, 3 से 4 घंटे की, जैसे कोई रीजनिंग हो गई या मैथ्स की क्लास हो गई तो वो क्लास लेता था। और फिर 5 से 6 घंटे में सेल्फ स्टडी मतलब खुद से बुक्स से पढ़ता था। मतलब मैं जीके और साइंस की कभी मैंने कोई कोचिंग नहीं की। जीके और साइंस की मैंने जो लूसेंट बुक हैं उससे अपनी तैयारी अच्छे से की थी। और जो एक आती है द प्लेटफॉर्म की बुक्स, उसमें ऐसा है आप किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो मैं तो यही करना चाहूँगा कि आप वह बुक्स ज़रूर लेना, क्योंकि उसमें ऐसा होता है जैसे एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 2021 में सीबीटी एग्ज़ाम लगी थी, उसके आप पेपर लेकर आओगे ना, तो उसके पेपर में क्योंकि काफ़ी दिनों तक एग्ज़ाम चलती है, हर दिन एग्ज़ाम चलती थी, हर दिन में 2 शिफ्ट होती थी, 2 शिफ्ट में 100 200 क्वेश्चन होते थे। तो इस तरह काफ़ी क्वेश्चन हो गए वो। तो रेलवे हो एसएससी हो उन्हीं क्वेश्चनों से घुमा फिरा के क्वेश्चनों को देते थे। और जो वो बुक्स थी उसमें ऐसा था जैसे कोई टॉपिक आ गया, जैसे ब्लड का कोई टॉपिक आ गया, तो उसमें उस जैसे हर क्वेश्चन का उसमें आपको सार देखने को मिलता था, प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसमें। तो जैसे ब्लड आ गया तो ब्लड में जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कितना % हीमोग्लोबिन वगैरह पूरा मतलब क्लियर कर देती थी वो बुक्स। तो आप सबसे पहले लूसेंट पढ़ सकते हो, फिर उस बुक्स को भी पढ़ सकते हो। फिर मैं धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ने का तरीका मेरा यही था कि जैसे लूसेंट बुक्स थी तो उसमें मैं अंडरलाइन करते हुए पढ़ता था,
क्योंकि मेरे को आइडिया हो गया था ना, एक अनुभव हो गया था कि रेलवे में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे मेरे को लगता था कि इस टॉपिक में अपन जो ये कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, साइंस हो या जीके का हो, तो उसमें मैं अंडरलाइन करते चलता था पूरी बुक्स में, जो इंपॉर्टेंट लगे कि ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर जब मैं दोबारा रिवीजन करूंगा ना, तो उससे फायदा ये होगा कि जो अंडरलाइन की जो चीजें हैं, फिर मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि रिवीजन का मतलब ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि अगर आप कोर्स करोगे आपको 4 5 6 महीने लग जाएंगे। अगर आप तरीके से किसी लूसेंट बुक्स को अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आपको कम से कम 5 6 महीने लग जाएंगे। इसलिए शुरू में तो आपको 5 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आप जैसे अंडरलाइन करते चलोगे, तो अंडरलाइन करते चलोगे, तो आप जब दोबारा रिवीजन करोगे तो आपकी जो नजर रहेगी ना, वो अंडरलाइन पे ज्यादा रहेगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उस तरफ पे चला जाएगा। फिर वहां से जैसे मैंने 2021 में अपना एग्जाम दिया सीबीटी फर्स्ट का। मेरा एग्जाम सेंटर जयपुर ही आया था सीबीटी फर्स्ट का, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र बोलते थे ना कि सर क्या हम जहाँ पे फॉर्म भरेंगे, क्या हमारा सेंटर कहाँ आएगा। तो मेरा आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म इलाहाबाद जोन से था, और मेरा सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम सेंटर कहाँ पे आया, जयपुर में, मतलब मेरे होम स्टेट में आया था। फिर वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दे ली, और एग्ज़ाम देने के बाद में फिर तैयारी रेगुलरिटी रखी हमने, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा अच्छा पेपर गया है, क्योंकि मेरी अच्छे से तैयारी हो गई थी, क्योंकि मेरे कोरोना की वजह से मेरे को काफ़ी टाइम मिल गया था, है ना। तो अच्छे से मेरी तैयारी हो गई थी। फिर 2021 के बाद में जैसे उसका एग्ज़ाम वगैरह हुआ, फिर आंसर की आई, आंसर के मेरे अच्छे मार्क्स थे, तो फिर मेरे को पता था कि हाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर मैं वापस सीबीटी 2 की तैयारी में लग गया, और सीबीटी 2 की तैयारी में आपको पता है मतलब क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती थी, और वो जो टाइमिंग है वो 90 मिनट ही रहता था, और क्वेश्चनों की संख्या 120 हो जाती थी। फिर हमारा जो सेंटर था सीबीटी 2 का, वो आया था जोधपुर में। तो वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दी, फिर मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया। फिर वहाँ उसके बाद में मेरे को फिर ये आइडिया हो गया था कि हाँ अपना अच्छा पेपर गया है, तो अपने को टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर जैसे आंसर किया है, आंसर के मेरे अच्छे मार्क्स थे, मेरा दिल खुश हो गया था बिल्कुल कि जो मेहनत की फिलहाल उसका फल मिल रहा है। लेकिन होता है ना कि यार अब टाइपिंग भी होगी, क्या पता टाइपिंग में कैसे होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। जब मैं शुरू में टाइपिंग सीखने लगा था ना, तो मतलब मैं सोचता था कि मैं मोबाइल पे चैटिंग करता रहता था, मोबाइल चलाता रहता था, तो मेरी मतलब टाइपिंग मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मोबाइल की टाइपिंग में और कीबोर्ड की टाइपिंग में दिन रात का जमीन आसमान का अंतर रहता है। क्योंकि जो अपन टाइपिंग करते थे, तो उसमें हर वर्ड पे जैसे कौन सी फिंगर के नीचे कौन सा वर्ड है, हर वर्ड को याद रखना होता था, और कौन सा वर्ड आगे पीछे जाएगा पूरा, मतलब जैसे ऐसे नहीं है कि अपन देख देख के करना पड़ रहा है, देख के कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो स्क्रीन होती थी उसी में देखना पड़ता था, क्योंकि वहां पे पैराग्राफ पढ़ना पड़ता था, और नीचे पैराग्राफ होता था, उसमें अपने को टाइप करना रहता था, जैसे जो पैराग्राफ था। तो मैं ये सोचता था शुरू में जब टाइपिंग की तैयारी की कि यार टाइपिंग तो मेरे से होगी नहीं, इससे अच्छा तो चाहे रेलवे वाले मेरे से 2 एग्जाम और ले ले, 2 पेपर फाइट और करवा ले, मैं वो कर लूंगा, लेकिन टाइपिंग ना लीजिए। इतनी वो मतलब माइंड में नेगेटिव थिंकिंग थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, केवल मैंने 1 से 1.5 महीने में अपनी कंप्लीट टाइपिंग की तैयारी कर ली थी। मैं मतलब मेरी जो धीरे धीरे में मतलब मेरा मकसद ये था कि आज ही दिन में जैसे टाइपिंग करने बैठता था, तो मेरे को मैं ये सोचता था कि आज ही 30 की स्पीड आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में मैंने टाइपिंग की थी कि आज ही मेरे को 30 की स्पीड से सीखना है। फिर धीरे धीरे मेरी जब मैं घर पे टाइपिंग करता था, मेरी 40 45 खूब आराम से स्पीड आ जाती थी। जैसे फिर मेरा एग्जाम सेंटर फिर आया अजमेर किशनगढ़ में टाइपिंग का। मैं वहाँ पे टाइपिंग जैसे देना बैठा, तो मैं बिल्कुल घबरा गया था, नर्वस हो गया था बिल्कुल कि क्या पता टाइपिंग होगी कि नहीं होगी। जैसे जैसे देने लगे, और जो 10 मिनट की टाइपिंग होती थी, जिसमें 1500 की स्ट्रोक करना होता है, मतलब 30 वर्ड पर मिनट का, मतलब एक वर्ड में 5 की स्ट्रोक होते हैं। तो 10 मिनट देते थे वो, तो 1500 की स्ट्रोक अपने को करने होते थे। तो मैं आराम से कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी 36 की स्पीड आई थी उस समय, क्योंकि मैं रूम पे करता था तो 45 आ जाती थी, और जो मैं एग्जाम सेंटर में किया वहाँ पे 36 पॉइंट कुछ मेरी स्पीड थी, है ना। तो वहाँ पे ऐसा था जैसे कि रहता है ना कि यार मिस्टेक हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि रहता है ना, क्योंकि एनटीपीसी की टाइपिंग में जो बैक स्पेस होता है ना, वो बंद रहता है। अपन जो एक बार वर्ड लिख दिए तो वो गलत नहीं होता था, और एक्यूरेसी उसमें 5% तो इग्नोर करते थे, और उसके बाद में फिर उसको माइनस कर देते थे। इसलिए काफ़ी हार्ड मानी जाती है एनटीपीसी में जो टाइपिंग होती है, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं मानी जाती थी, लेकिन हार्ड थी नहीं। फिर हमने टाइपिंग भी दे ली,
फिर बाद में हमारा जो, हाँ आपको बताना भूल गया, मतलब जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हुआ था 2021 में हुआ था, और सीबीटी 2 एग्जाम हुआ था वो 2022 में हुआ था, और 2022 के अगस्त में हमारी टाइपिंग हुई थी। फिर उसके बाद में हमारा फाइनल रिजल्ट आया, मतलब नहीं, पहले तो टाइपिंग का रिजल्ट आया था जिसमें क्वालिफाई था टाइपिंग में। फिर टाइपिंग के बाद में क्वालिफाई का रिजल्ट आने के बाद में फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, मतलब डीवी और मेडिकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। तो उस टाइम मेरे माइंड में रहता था क्या पता क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, किससे पूछूं, कोई ऐसा लड़का मिले मेरे को जिससे मैं पूछूं। तो मैं काफ़ी जगह ट्राई करता था कि भैया बताओ, सर बताओ कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है, क्या पता मैं मेडिकल में निकल जाऊं। मतलब इतना लगता था, मैं जैसे घर पे रहता था ना, जैसे मेरे को लगता था कि 10 दिन बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो मैं फूंक फूंक के, जैसे बोलते हैं ना छाछ को फूंक, जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। मैं ऐसे चलता था कि आराम से, क्या बता रहे, कुछ हो जाए, कहीं गिर जाए अपन, कहीं एक्सीडेंट हो जाए अपना, मतलब इतने नेगेटिव ख्याल आते थे कि क्या पता कहीं अपने को कोई भी समस्या हो सकती है, बुक का कहीं फीवर हो गया, कहीं वहाँ पर मिस्टेक हो गई कुछ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वहाँ गए थे तो बिल्कुल एक डर सा लग रहा था कि क्या पता यार मेडिकल में फेल हो जाए, डॉक्यूमेंट्स में क्या पता क्या क्या चेक करेंगे, कांपने लग जाते थे बिल्कुल, थोड़ा हल्का सा अगर कोई कुछ इधर उधर हो जाता था। तो नॉर्मल हमारा आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं आप कंप्लीट करके ले जाएंगे, और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, वो उस डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्लीट करवा के लेके जाते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको रेलवे वाले बाहर निकाल के ये कर देंगे कि नहीं नहीं जाओ नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एक बार फाइनल सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो कोई भी आपको भगा नहीं सकता है। आपने मतलब खुद के दम पे, मेहनत के दम पे नौकरी ली है, ऐसा नहीं है। तो रेलवे में भी ऐसा है कि जैसे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो फिर वो आपको दोबारा छूट देते हैं कि जाओ ये डॉक्यूमेंट्स बनवा के लेके आना, जमा करवा देना। आपको 2-3 चांस दिए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। फिर उसके दूसरे दिन बाद हमारा मेडिकल हुआ था कानपुर में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हमारा इलाहाबाद हुआ था, आरआरबी में जो इलाहाबाद है। फिर वहाँ पे मेडिकल में भी हमसे जो चेक किया गया था, कुछ नहीं, नॉर्मल हमारी आई टेस्ट हुई थी। तो आई टेस्ट में आपके चश्मा भी लगा हुआ था, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी क्लर्क वाली पोस्ट में, तो है ना। तो नॉर्मल हमारा मेडिकल हुआ, नॉर्मल हमारा एक्सरे वक्सरे किया गया। काफ़ी सारे छात्र बोलते हैं कि भैया हमारे अंदर की हड्डी टूटी हुई है, हमारा हाथ अंदर से पहले फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। रेलवे में एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट देखी जाती है, वह है आँखें, और वह भी अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, ग्रुप डी में पॉइंट्समैन हो गया। बाकी आपको किसी भी पोस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो लोको पायलट होता है उसमें भी एक चश्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो चश्मा आप अलाउ नहीं है। बस ये कुछ 2-3 पोस्ट है जिसमें आँखों का समस्या रहती है। बाकी आपके कोई टैटू बना है या कुछ आपके शरीर में कुछ अंदरूनी कमी है, तो इसी का आपको रेलवे में कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको रेलवे आराम से नौकरी दे दी जाती है। बस आँखों का सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ पोस्ट के लिए। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, और मेडिकल में उसी दिन हमको बता दिया जाता है कि आप जाइए फिट हो। अगर आप मेडिकल में फिट नहीं होते हो तो दूसरे दिन फिर आपका मेडिकल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर एक बार आप, जैसे आपके अंदर कुछ समस्या भी है भारी वाली, तो वो बोल देंगे कि जाइए इसका इलाज करवा के लेके आइए, और फिर बाद में आप अपना मेडिकल आराम से करवा लीजिए। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। फिर हमारा फाइनल पैनल आता है, जो आरआरबी होता है वो हेड क्वार्टर को पैनल भेजता है। फिर वहाँ पे हेड क्वार्टर में हमारा पैनल गया। फिर पैनल डलने के बाद में वहाँ से हमने मालूम किया, मतलब वही एक दूसरे से, मतलब वो वेबसाइट पे डाल भी देते हैं, कुछ आरआरबी वाले वेबसाइट पे नहीं डालते। तो हमने वहाँ मालूम करवा लिया था कि हमें कौन सा डिवीजन अलॉट हुआ। फिर हमको मालूम चल गया था कि हमें लखनऊ डिवीजन अलॉट हो गया। फिर जहाँ पे हमारी पोस्टिंग थी वहाँ पे भी हमारा एक बार और डीडीवी, डिविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। नॉर्मल वे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते थे, एक भी कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। अब फिर हमारी फाइनल में ज्वाइनिंग हो गई। और इस चीज़ का हम इम्पोर्टेंट जो सार निकाले उसका यह है कि ओवरऑल जो एक शॉर्ट भाषा में अगर हम बताएं कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का, मतलब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम फाइट होगा कि नहीं होगा, हमारी जॉब कैसे होगी, क्या मेडिकल में हम फेल हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक किया जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
कभी भी कोई भी समस्या आपको अगर लगता है कि मेरे को ये समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपका हर समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं। बाकी अन्य कोई भी अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, हर हम समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं। आप जो बुक्स हैं आप ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप ऑनलाइन कोचिंग जैसे SSC अड्डा हो गया, एग्जामपुर हो गया, MD क्लासेज हो गई, आप किसी से भी अपनी कोचिंग ले सकते हो। और जो बुक्स की रही बात, तो बुक्स में GK और साइंस के लिए तो आपको लूसेंट पढ़ना है, और रीजनिंग के लिए कोई सी भी बुक्स आप लेकर आ जाइए, बस उसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन होने चाहिए। मतलब जो भी जैसे किरण पब्लिकेशन की भी आती है, लेकिन वो आती है प्रैक्टिस के लिए, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन आपको पहले तो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको बुक्स लानी है कोई सी भी, जिसमें हर टॉपिक के आगे उसका पूरा फॉर्मूला टाइप से दिया रहे कि किस तरफ से क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो वो बुक्स देखिए। और मैथ की अगर बात करें तो MD क्लासेज वाले की भी आती है, अभिनंदन सुपर 30 की भी आती है, RS अग्रवाल की भी आती है। आप कोई सी भी बुक्स लेकर आ जाइए, केवल आप प्रैक्टिस करना है मैथ में, तो है ना आप, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की तो आपको कोचिंग करनी है। और GK साइंस के लिए तो आप लूसेंट पढ़िए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। और जो जोन होता है ना, जैसे आज मैं सोचता हूँ काश मेरा फॉर्म अजमेर जोन से भर दिया होता तो मेरे को मेरे राजस्थान में नौकरी मिल जाती। और बिल्कुल जो मेरी कट ऑफ थी ओवरऑल, जितने भी RRB थे, सभी की जितने भी RRB थे, सबसे मतलब हर जोन से मेरी कट ऑफ क्लियर थी। तो आज थोड़ा पछतावा होता है कि यार मैंने इलाहाबाद से फॉर्म भर दिया, थोड़ा दूर से भर दिया, लेकिन फिर भी इतना दूर तो नहीं है, मेरे को 10 घंटे जाने में लगते हैं। 10 घंटे, हालांकि नाइट का सफ़र रहता है। यहाँ से सोते हैं, उठते ही हमारे राजस्थान आता है, उधर से सोते हैं, इधर आते ही लखनऊ आ जाते हैं। तो इतना दूर भी नहीं है, हम आराम से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही करना चाहूँगा कि हमेशा अपने आसपास के जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि होता है ना कि शुरू में तो अपन कहीं से भी फॉर्म भर दिए और जब नौकरी मिल जाती है, अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, फिर पछतावा होता है काश पास से भर देते, मज़ा आ जाता, घर के घर में नौकरी मिल जाती। फिर बाद में आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाने में रहते हो, थोड़ा मतलब एक डिप्रेशन टाइप में रहते हो कि घर से दूर रह रहे हैं, गांव से दूर रह रहे हैं। इन सभी चीज़ों का आपको अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, और आप जितना हो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और आपके घर वालों का सपना, आपका सपना अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए तो सबसे यही है आज के युग में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, मतलब ऐसा। बाकी आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। और रेलवे की हर पल अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप हमारे इंस्टा चैनल, मतलब जो इंस्टा ID है उससे भी जुड़ सकते हैं। दिनेश रेलवे वाले बाबूजी नाम से हमारी ID बनी हुई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।